तो चलिए आज हम देखेंगे डेविड रिकार्डो को। ये बीए थर्ड सेमेस्टर की इकोनॉमी की बुक है जिसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। तो ठीक है, आज हम डेविड रिकार्डो को पढ़ेंगे अच्छे से। हमने पहली वीडियो में किसको पढ़ा था, एडम स्मिथ को पढ़ा था, तो आज हम इसे डेविड रिकार्डो को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले दे रखे हैं मूल्य सिद्धांत। तो मूल्य पर उनके क्या आर्थिक विचार थे, क्या दे रखे हैं डेविड रिकार्डो को। इसमें पहले ये दे रखा है। हमने पहले एडम स्मिथ के भी पढ़े थे मूल्य सिद्धांत। उनके क्या मूल्य सिद्धांत थे। उन्होंने मूल्य को प्रयोग मूल्य में और विनिमय मूल्य दो प्रकारों में बांटा था, है ना। उन्होंने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, इन्होंने भी दो भागों में बांटा है। मूल्य सिद्धांत के संबंध में उनके विचार स्मिथ से मिलते जुलते हैं। पहले बता दें स्मिथ से मिलते हैं क्योंकि उन्होंने भी प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य दो भागों में बांटा था, इन्होंने भी वही बांटा है। रिकार्डो ने भी मूल्य को दो भागों में बांटा है, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। ठीक है, उपयोग मूल्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं और अतः उसकी मुद्रा का मापना संभव नहीं है। उपयोगिता विनिमय का माप नहीं है किंतु उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। रिकार्डो के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल विनिमय मूल्य का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमने पहला पढ़ा था प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के एडम स्मिथ को। उन्होंने बताया था कि जिस वस्तु का जितना अधिक प्रयोग में होती है उस वस्तु का उतना ही विनिमय मूल्य कम होता है, यानी प्राइस उसका उतना ही कम होता है। जैसे आप देख सकते हैं जल को, और जिसका प्रयोग मूल्य जितना ही कम होता है उसका प्राइस उतना ही अधिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं डायमंड को, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एडम स्मिथ ने उन्होंने कहा है कि उपयोग मूल्य हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है, क्योंकि किसी वस्तु को किस चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ को किस वस्तु की कब आवश्यकता नहीं है, मतलब सबके अलग अलग टाइम के अनुसार होता है ना। तो उपयोग मूल्य सब व्यक्ति के अनुसार अपना अलग अलग होता है और विनिमय मूल्य को इसलिए उन्होंने मूल्य में शामिल किया है, इसलिए उन्होंने इसका ही अध्ययन किया है। विनिमय मूल्य के उन्होंने दो तत्व बताए हैं, विनिमय मूल्य का ही बारे में बताया है उन्होंने। उसके दो तत्व बताए हैं, वस्तु की दुर्लभता और वस्तु को प्राप्त करने में लगे श्रम की मात्रा। तो इन्होंने बताया इन दोनों मूल्य निर्धारण का किसका अधिक प्रभाव पड़ता है, यह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। दुर्लभ वस्तुओं का विनिमय मूल्य उसकी दुर्लभता के कारण ही अधिक होता है, जैसे पुरानी तस्वीरें, मूर्तियाँ, सिक्के, पुस्तकें व विशेष किस्म की शराब। इनका दुर्लभ है इन वस्तुएं, तो इसलिए उनका मूल्य अधिक होता है। उनके विनिमय मूल्य का उसके निर्माण में प्रयुक्त श्रम का कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं अत्यधिक सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इनका विनिमय मूल्य अधिक होता है, क्योंकि वस्तु दुर्लभ है। फिर सेकंड आ जाता है, हमारा सेकंड है वस्तु को प्राप्त करने में लगे श्रम की मात्रा। अतः रिकार्डो ने ऐसी वस्तु को मूल्य निर्धारण करने पर ध्यान नहीं दिया है। वे ऐसी वस्तुओं के संबंध में विश्लेषण करते हैं जिनकी मात्रा को मानव श्रम से बढ़ाया जा सकता है और जिनके उत्पादन में प्रतियोगिता बिना रोक चालू हो सकती है। इसके मूल्य निर्धारण में श्रम की एक मात्रा तत्व होती है। उनके वस्तुओं का मूल्य उनके उत्पादन में प्रयुक्त श्रम की मात्रा के आधार पर माना जाता है। ये कहना था वस्तु के प्राप्त करने में लगे श्रम की मात्रा, मतलब जिस वस्तु को बनाने में जितनी अधिक श्रम की मात्रा लगी, मतलब जितने अधिक श्रम लगे, श्रम की मात्रा लगे, जितने अधिक श्रम को पैसे देने पड़े, उस वस्तु की कीमत उतनी ही अधिक होगी। ये तो आपको ऑब्वियसली बात है, ये तो आपको सबको पता होगा। और जिस लागत से समझ लीजिए, और जिस वस्तु को बनाने में कम लागत लगे उसकी कम मूल्य होगा, जिस वस्तु को बनाने में ज़्यादा लागत लगे उसका ज़्यादा मूल्य। ये तो साफ सी बात है, आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने मूल्य का सिद्धांत दे रखा है। यह स्वाभाविक है कि वह वस्तु जो प्राय 2 दिन अथवा 2 घंटे के श्रम से उत्पन्न की जाती है, वह वस्तु की दुगनी मूल्य होनी चाहिए। यानी कोई वस्तु तो 2 घंटे में हो रही है और कोई वस्तु 2 दिन में हो रही है, तो अंतर तो होगा। जो 2 घंटे में उत्पन्न हो रही है उसका मूल्य कम होगा और जो 2 दिन में उत्पन्न हो रही है उसका मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बताया है इन्होंने बस पूरे इसमें। और रिकार्डो अपने मूल्य में श्रम सिद्धांत के केवल श्रम को ही उत्पादन लागत मानते हैं। हाँ, श्रम के वे 2 प्रकार मानते हैं, वर्तमान श्रम और मशीनें और औजार व इमारतों आदि में लगा हुआ। ठीक है, 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है। विनिमय मूल्य को ही इन्होंने सिर्फ शामिल किया था मूल्य में, और विनिमय मूल्य के इन्होंने 2
तत्व बताए थे। आप देख सकते हैं वस्तु की दुर्लभता, यानी जो वस्तु की जितना अधिक दुर्लभ होगा उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। जो वस्तु दुर्लभ है उनकी कीमत तो ज़्यादा हो गई, तो इसलिए उन्होंने इसको कीमत में भी शामिल किया है। इस वाली को शामिल किया है कि वस्तु को प्राप्त करने में लगी श्रम की मदद, क्योंकि इसे हम श्रम से बढ़ा सकते हैं। जो दुर्लभ है, कम है, इन्हें हम कुछ बढ़ा सकते ही नहीं, पर लेकिन इन्हें हम कर सकते हैं, इन पर हम कोशिश करेंगे तो ये बढ़ सकती है। तो इन्हें इसलिए उन्होंने शामिल किया है। ठीक है। और जिस वस्तु में जितना अधिक श्रम लगेगा, यानी जितनी अधिक देर लगी जिस वस्तु को बनाने में, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यही बताया है इन्होंने। फिर इन्होंने आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन किया है। ये देखिए, रिकार्डो ने वस्तु के मूल्य निर्धारण में केवल लागत पक्ष को ही महत्वपूर्ण माना है और उपयोगिता पक्ष की उपेक्षा की है। सेकेंड है, रिकार्डो ने सही प्रकार के श्रमिकों को समान रूप से कुशल माना है। और थर्ड बताया, रिकार्डो का यह कहना भी दोषपूर्ण है कि लगान, लाभ और मजदूरी की दरें मूल्य निर्धारण को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, सिर्फ उन्होंने श्रम को ही लिया है, लगान, लाभ, मजदूरी इनको छोड़ दिया है। तो ये भी उनका एक आलोचना है, इनका दोष बताया है इन्होंने। फिर आ जाता है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करेंगे, ये आ जाएगा भैया, पहले बता रही हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करना। रिकार्डो का लगान सिद्धांत। लगान का विचार सर्वप्रथम प्रकृतिवादी द्वारा दिया गया है, परंतु डेविड रिकार्डो ने प्रथम अर्थशास्त्री थे जिसका इन्होंने विधिवत अध्ययन किया। प्रकृतिवादियों ने भी इसके बारे में बताया, पर लेकिन जो डेविड रिकार्डो थे वे प्रथम अर्थशास्त्री थे जिनका इन्होंने इसे विधिवत अध्ययन किया है। इसलिए इस सिद्धांत को रिकार्डो के नाम से, रिकार्डो का लगान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे आप अच्छे से नोट करना, अच्छे से करना, ये आएगा जरूर। इसे लगान को संस्थापित सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो ने अपना लगान सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार दी है, ये रही, देख सकते हैं आप। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के बदले में, उपयोग के बदले में दिया जाता है। ये कोटेशन है, आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट। ठीक है, आगे तक काम आएगी, करना है इसे जरूर। फिर आ जाएगा उपयुक्त परिभाषा की 3 मुख्य बातें इन्होंने दी है। केवल भूमि ही लगान प्राप्त कर सकती है ना। इन्होंने 3 दिए हैं, देखेंगे। पहला तो कहा इन्होंने केवल भूमि ही लगान प्राप्त कर सकती है। भूमि प्रकृति का एक नुशील, इस पर उन्होंने बताया कि भूमि जो है प्रकृति का एक नुशील उपहार है, अतः समाज के लिए भूमि को उत्पादन लागत शून्य होती है। भूमि सीमित है और समाज की दृष्टि से उनकी कुल मात्रा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स भूमि को आप कैसे घटा बढ़ा सकते हो। फिर सेकंड है हमारा, रिकार्डो के अनुसार ऊंचे लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं अपितु कंजूसी के कारण है। ये बताया, वास्तव में लगान उत्पन्न होने वाले प्रमुख कारण कृषि के घटते प्रतिफल का नियम का लागू होती है। इस नियम के क्रियाशीलता के कारण ही श्रम भूमियां लगान देने लगती हैं। ठीक है। फिर थर्ड इन्होंने दे रखा, लगान एक भेदात्मक बचत है। इन्होंने बताया कि रिकार्डो के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत है। इसके उत्पन्न होने के प्रमुख कारण भूमि के सभी टुकड़ों का समान न होना है। कि लगान क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भूमि के सभी टुकड़े समान नहीं है। कोई अधिक फर्टाइल है यानी अधिक उर्वरक है और कभी स्थिर है ना, और कोई बंजर ही है बिल्कुल, कोई अधिक है, अधिक उपजाऊ है, कोई कम है और कोई बिल्कुल बंजर ही है, जिसके कारण लगान उत्पन्न होती है। इन्होंने कहा है, रिकार्डो ने कहा है, लगान वह अतिरेक है जो श्रेष्ठ भूमि को घटिया भूमि के ऊपर प्राप्त होता है। तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है, तो इसे आप अच्छे से कर लें। केवल भूमि ही लगान प्राप्त कर सकती है। और सेकंड है, रिकार्डो के अनुसार ऊंचे लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं अपितु कंजूसी के कारण है। थर्ड है हमारा, लगान एक भेदात्मक बचत है। ठीक है। और लगान का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। इन्होंने ये पूरे 3 उदाहरण दे रखे हैं। विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान, आरंभ में देश की इसमें बता रखा है जब आरंभ में देश की जनसंख्या कम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जब मान लीजिए है ना देश की उत्पत्ति हुई थी, इन्होंने उस काल से मान रखा है जब मतलब पृथ्वी का जन्म ही हुआ था, मानव समाज का जन्म ही हुआ था। तब बताया है इन्होंने कि जब पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत कम थी और जो हमारी भूमि थी वो बहुत अधिक थी, उपजाऊ थी सारी, है ना। तो यही दे रखा है, आरंभ में देश की जनसंख्या बहुत कम थी और खाद्यान्न की संपूर्ण आवश्यकता को वे केवल सर्वश्रेष्ठ या प्रथम श्रेणी की भूमि पर ही खेती कर पूरी कर सकते थे।
क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भूमि क्या है, जो अधिक उपजाऊ है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भूमि को वे कहा है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य क्या करेगा, उसके पास एक बंजर भूमि है, एक कम उपजाऊ है, एक अधिक उपजाऊ है, तो वो सबसे पहले किस पर करेगा यार, वो सबसे पहले अपनी उपजाऊ भूमि पर, जो उसकी अधिक उपजाऊ भूमि है उस पर खेती करेगा ना। वो बंजर है जो कम उपजाऊ है उस पर खेती क्यों ही करेगा, जो उसकी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है उस पर वो खेती करेगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि शुरुआत में जनसंख्या कम थी तो वो अपने प्रथम श्रेणी की भूमियों पर ही खेती कर कर अपने खाद्यान्न संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। और क्योंकि भूमि की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक थी, पूर्ति अधिक थी, मांग कम थी। ठीक है, परंतु धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही, परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की मांग बढ़ती रही। खाद्यान्नों की इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए निम्न कोटि की भूमि यानी द्वितीय श्रेणी की भूमि का भी प्रयोग किया जाने लगा। इस स्थिति में भूमि का निम्न कोटि की भूमियों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त होगी। श्रेष्ठ भूमि को अधिक सीमांत भूमि, ये भी ध्यान रखना, श्रेष्ठ भूमि को, जो सर्वश्रेष्ठ भूमि है, जो अधिक उपजाऊ भूमि है, उसे हम अधिसीमांत भूमि कहते हैं। ठीक है, और निम्न कोटि की भूमि के टुकड़े को सीमांत, श्रेष्ठ भूमि के टुकड़े को अधिसीमांत, और जो निम्न भूमि का जो उससे नीचे है उसे सीमांत भूमि कहेंगे। रिकार्डो के अनुसार श्रेष्ठ भूमियों की उत्पत्ति तथा सीमांत भूमियों की उत्पत्ति का अंतर ही लगान है। श्रेष्ठ और जो हमारी सीमांत भूमि में, जैसे श्रेष्ठ भूमि की मान ली लगान 20 रुपये है और सीमांत भूमि की जो है हमारे 10 है, तो इन दोनों में जो अंतर आएगा ना, अंतर 10 का आ गया, तो वही हमारा लगान है, वही उन्होंने लगान बताया है। क्योंकि सीमांत भूमि का कोई लगान प्राप्त नहीं होगा, अतः सीमांत भूमि को लगान रहित भूमि कहेंगे। यही दे रखा है इन्होंने, देख सकते हैं आप, भूमि के प्रकार दे रख सकते हैं A B C D, इन्होंने 4 प्रकार की भूमि में बांट दिया है। A जो सर्वश्रेष्ठ है, जो आधि सीमांत है, B जो कम सीमांत है यानी जो सीमांत भूमि है उसे उन्हें जो मतलब कम श्रेष्ठ है, उससे A से नीचे है, फिर B से जो नीचे है C से जो नीचे है D, इन्होंने 4 प्रकार की भूमि को बांट दिया है। जो सर्वश्रेष्ठ है उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे बांट दिया। तो जो सर्वश्रेष्ठ है उससे हमें 100 की माना उन्होंने, गेहूँ का उत्पादन इन्होंने मनों में कर रखा है कि श्रेष्ठ भूमि जो है उससे हमें 100 मन हो रहे हैं, B जो है उससे 80 हो रहे हैं, और C जो हो रहे हैं उससे 50, और D जो हो रहे हैं उससे 20। तो उनका हमारा लगान क्या होगा, तो लगान उन्होंने पहले ही बता दिया कि अधिक सीमांत भूमि जिससे अधिक उत्पादन हो रहा है और जिनसे सीमांत होगी, तो इन दोनों के बीच का अंतर ही हमारा लगान होगा। तो इन दोनों का बीच का अंतर ही कर लीजिए, क्या होगा, इसका लगान 80 हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए, क्या होगा, सॉरी, ठीक है, तो मतलब लगान क्या होगा, लगान इसका आधी सीमांत भूमि, इन्होंने बताया ना, आधी सीमांत भूमि और सीमांत भूमि का जो अंतर है वही लगान है। तो इसमें 100 में से 80 घटाएंगे, क्या आएगा, 20। अब 20 को ही इसमें से जो घटाते रहेंगे वही उनका लगान होता रहेगा। 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80 में से 20 घटाएंगे 60, 50 में से 20 30, और 20 में से 20 घटाएंगे 0। यानी मतलब जो हमारे निम्न श्रेणी की भूमि है, ये तो निम्न श्रेणी की होगी ना, तो इससे हमारा लगान 0 आएगा, इससे कुछ मिलेगा ही नहीं है। वही इन्होंने पहले बता दिया था मैंने, ठीक है, इन्होंने से डिस्क्राइब कर रखा है और कुछ नहीं है। अब आ जाता है हमारा गहन खेती के अंतर्गत भूमि, यानी जो हमारी बहुत अच्छी भूमि थी वो तो हमारे प्रथम श्रेणी जब हमारा मानव जीवन का स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें तो सब खत्म ही होगी। तो अब जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण जब भूमि का विस्तृत खेती करना संभव न हो तो भूमि पर गहन खेती करके खाद्यान्नों में वृद्धि की जाती है। विस्तृत खेती तो पहले हो गई थी, मतलब जो अच्छी भूमि थी मतलब उस पर ही सभी उनकी खाद्यान्नों की पूर्ति हो जाती थी, जो अधिक उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि जनसंख्या कम थी, मांग उनकी कम थी, पूर्ति ज़्यादा थी। और लेकिन अब जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो भूमि तो बची नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, गहन खेती करनी पड़ेगी। गहन खेती का क्या मतलब होता है, गहन खेती का मतलब होता है भूमि तो हमारी वही रहेगी, उस पर हम क्या करेंगे, मजदूरों को बढ़ा देंगे या हम अच्छी उर्वरक शक्ति वाले बीज डालेंगे, तो वही हमारी गहन खेती है। इसमें लिख रखा है कि खाद्यान्नों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गहन खेती का एक ही भूमि के टुकड़े पर श्रम तथा पूंजी की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब श्रम और पूंजी को अधिकाधिक लगा दो इसी भूमि पर, ठीक है, यही दे रखा है इन्होंने, बस ये देख लेंगे आप। इसकी लगान है, ये वाली नीचे वाली लगान रहित भूमि हो गई, ये जो बताया था ना ये, उसको ही इसमें इन्होंने नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। ये वाली नीचे वाली लगान रहित भूमि होगी और ये लगान है। फिर आ जाएगा लगान, गहन खेती के अंतर्गत लगान कैसे होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय 4th श्रेणी में बांट दिया है इन्होंने।
ये देख सकते हैं आप, ठीक है, देख लेंगे बस ये ना आप ऊपर जैसे ही है। फिर उन्होंने ये एक दृष्टि में दे रखा है रिकार्डो का सिद्धांत को, इन्हें आप देख लेने। तो देख लिया आपने, इन्होंने प्रधान विस्तृत खेती, मतलब जब जनसंख्या का माना जाता है कि शुरुआती हो रहा था, तो जब जनसंख्या कम थी वे अच्छी भूमि पर सिर्फ खेती करते थे, मतलब सब फिर मतलब इसमें बता रहा है कि सबसे पहले तो वे अच्छी भूमि पर खेती करते थे, है ना, फिर वो बढ़ती गई तो वो उस पर करने लगे खेती, उस पर मतलब विस्तृत खेती के अंतर्गत सारी मतलब भूमि समाप्त हो गई, अब कोई भूमि बची ही नहीं है, मतलब सब भूमि पर अब वे खेती करने लगे विस्तृत खेती के अंतर्गत। पहले तो सबसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भूमि का उपयोग किया, फिर उससे कम, फिर और जनसंख्या बढ़ती गई, फिर उससे कम श्रेष्ठ जो भूमि थी उसका किया, तो मतलब ऐसे ऐसे भूमि बांट दिया है इन्होंने, 4 प्रकार की बांटा है, तो उस भूमि का हम प्रयोग करने लगे। वैसे इसके अंदर जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो सारी भूमि खत्म हो गई, उनका ही खेती की जाने लगी, बस सब भूमि खत्म हो गई। पर लेकिन फिर जब गहन और जनसंख्या बढ़ने लगी, क्या हुआ, फिर हमने गहन खेती स्टार्ट कर दी, मतलब जो हमारे पर भूमि है उस पर ही अधिक श्रम और पूंजी को लगाकर, उसे हम गहन खेती कहते हैं। विस्तृत खेती समझ गए, गहन खेती समझ गए, ठीक है, यही है, इसमें पूरा यही दे रखा है। ये दे रखा है रिकार्डो सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, फिर रिकार्डो, इसे आपको अच्छे से करना है, सिद्धांत की मान्यता पढ़नी है, जैसे पढ़ेंगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत की क्या आलोचना है, भूमि की उर्वरक शक्ति न तो मौलिक और न ही अविनाशी है, रिकार्डो का कृषि क्रम ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि वे व्यक्ति को उस भूमि पर खेती करना आरंभ कर देते हैं उन्हें सुगमता से मिल जाती है, तो है ना, उसी भूमि पर क्योंकि आरंभ कर देते हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये उर्वरक है या नहीं है, या मान लीजिए उर्वरक जो भूमि है, कोई व्यक्ति यहाँ रहता है वो वहाँ पर है, उर्वरक वो भी बहुत दूर है और यहाँ पर उसके पास भूमि है, तो वहीं पर करेगा, उतनी दूर जाकर भूमि पर थोड़ी ना खेती करेगा, तो वही कह रहा है कि जो सुगमता से मिल जाती है उस पर वो खेती करेगा, ठीक है। तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो सर्वश्रेष्ठ भूमि पर खेती करेगा, ये धारणा गलत है, इसकी इन्होंने आलोचना की। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं अवास्तविक है और प्रत्येक देश में सीमांत भूमि का पाया जाना आवश्यक नहीं है। फिर दे रखा है लगान भूमि की उर्वरक शक्ति के कारण नहीं अपितु उसकी सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। फिर लगान की परिभाषा संकीर्णीय है और लगान कृषि उपज के मूल्य के सम्मिलित नहीं है। ये आप इन्हें पूरा अच्छे से पढ़ लेना खुद, ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ना ही है, पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इसे मुझे पढ़ाने की जरूरत। दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से, ठीक है, देख लीजिए आप इसे अच्छे से। फिर अजय का मजदूरी का रिकार्डो के विचार को समझाइए मजदूरी पर, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिए, वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो मजदूरी का रिकार्डो के विचार का सिद्धांत, मजदूरी क्या है उस पर रिकार्डो के क्या विचार थे इन्होंने दे रखा है। प्रकृतिवादी लेखकों एडम स्मिथ तथा माल्थस के विचारों का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है। वास्तव में उन्होंने मजदूरी के सिद्धांत के 2 विचारों का सम्मिलित मिलता है, स्मिथ का मजदूरी सिद्धांत और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। मतलब रिकार्डो का जो मजदूरी सिद्धांत है वो 2 विचारों का सम्मिश्रण है, किसका, एडम स्मिथ का और माल्थस का, ठीक है। तो रिकार्डो ने श्रम को एक वस्तु माना है, श्रम को क्या माना है उन्होंने, एक वस्तु माना है, और मजदूरी को 2 प्रकार की होती है, और उन्होंने बताया कि मजदूरी 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक मजदूरी और बाजार मजदूरी। प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक मजदूरी क्या होती है, तो उन्होंने कहा वह एक ऐसी मजदूरी होती है जो एक और मजदूर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो दूसरी ओर जनसंख्या को न बढ़ने दे और न ही घटने दे। तो जाता है बाजार मजदूरी। बाजार मजदूरी वह होती है मांग और पूर्ति के अनुसार होता है, मतलब बाजार मजदूरी वो होती है जो मांग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति आप बताया क्या होती है, ठीक है, उसके अनुसार होता है, मतलब जिसमें अगर मजदूरों की मांग अधिक है तो पूर्ति कम है तो उनकी कीमत यानी मजदूरी अधिक होगी, और जो मजदूर अधिक है और उनकी मांग कम है तो उनकी मजदूरी कम होगी, ठीक है, ये बताया है इन्होंने। मजदूरी के संबंध में रिकार्डो के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इन्होंने निष्कर्ष भी दे रखे हैं तो इन्हें भी देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में एक समय में एक समान मजदूरी पाई जाती है। बाजार मजदूरी की प्रवृत्ति प्राकृतिक मजदूरी के निकट रहने की होती है, ठीक है। इन्होंने ये दे रखे हैं 2, बस आप इन्हें ही देख लेना बस।
प्राकृतिक तो स्वाभाविक मजदूरी, बाजार मजदूरी क्या होती है बता दिया है मैंने, बस इतना ही इन्हें पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें देख सकते हैं, इन्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना बताया उतना ही कर लेना। फिर रिकार्डो के लाभ सिद्धांत की आलोचना इन्होंने दे रखी है, देख लेना, इसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है कि इसमें लगान, रिकार्डो का लगान सिद्धांत ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से करना है आपको, इसे छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना इसे, ठीक है, अच्छे से करना है बहुत ज़्यादा इसे, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है उसे। ये दे रखा है नहीं, इन्हें छोड़ देना, आप मैं दिखा रही हूँ आपको, देखना चाहे तो देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ भी देना, ठीक है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, चाहे वीडियो पोस्ट करिए कैसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके मर्जी। अजय रिकॉर्डो द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। रिकॉर्डो द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तुलनात्मक व्याख्या उन्होंने दे रखी है, इसे देखना है। तो सैमुअल्सन का विचार दिया तुलनात्मक लागत सिद्धांत में, इसे छोड़ देना। डेविड रिकार्डो ने क्या था ये देख लेना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विभिन्न देशों द्वारा वस्तु के उत्पादन के श्रम विभाजन सिद्धांत का विस्तार। यह सिद्धांत एक वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने किया था। मतलब इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो डेविड रिकार्डो ने किया था। इधर रखा है सैमुअल्सन का, इसे छोड़ देना, इतना मत करना। आपको आगे क्या करना है वो मैं बता रही हूँ, ये करना है आपको। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या। तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है? उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग लाभ होते हैं। अलग अलग लाभ होते हैं विभिन्न देशों के उत्पादन में। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में कोई वस्तु है जिसे उसे हम कम लागत पर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ है, गेहूँ पर यहाँ पर कम लागत में बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी जलवायु है, चावल है यहाँ पर अच्छे से उगा सकते, गन्ना है, गन्ना यहाँ पर अच्छे से बनाया जा सकता है। यूपी में गन्ना बहुत अच्छे की खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि बताया तो है, यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ के संसाधन ऐसे हैं, है ना, यहाँ की मिट्टी ऐसी है जिसके कारण इसे हम कम लागत पर कर सकते हैं, जबकि अलग देशों में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ की जलवायु मिट्टी ऐसी नहीं है, वहाँ की परिस्थिति ऐसी नहीं है। तो यही कारण है कि हर देशों में किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन लागत अलग अलग आती है। ठीक है, ये बताया रखा है। डेविड रिकार्डो के शब्दों में दो व्यक्ति हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक लागत इसे भी आपको अच्छे से करना है। इन्हें उदाहरण के लिए दे रखा है, दो व्यक्ति हैं और वे दोनों ही जूते और टोपी बनाने में निपुण हैं। दो व्यक्ति दिए हैं, दोनों ही टोपे और जूते अच्छे से बना सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा दोनों ही कार्य में श्रेष्ठ है। मतलब जो उनमें से दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी, जो ए व्यक्ति है वो दोनों ही कार्य में बी व्यक्ति से, दोनों ही अच्छे से बना सकते हैं पर लेकिन बी व्यक्ति से वो ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु टोपे बनाने में वह अपने प्रतियोगी से 20% और जूते बनाने में वह अपने प्रतियोगी से 33%, यानी जूते बनाने में वह अपने प्रतियोगी से ज़्यादा श्रेष्ठ है, जूते बनाने में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उसके लिए यह अच्छा नहीं होगा कि ए व्यक्ति तो जूते ही बनाए और फिर बी व्यक्ति सिर्फ मोजे बनाए? तो यही होगा इसमें। ऐसा फिर भी ऐसे करेंगे कि ए व्यक्ति जो बी व्यक्ति से जूते बनाने में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है तो ए व्यक्ति जूते बनाएगा और बी व्यक्ति मोजे बना लेगा, बस यही होगा। लागतों में अंतर के कारण लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष अंतर, लागतों में समान अंतर। लागतों में कैसा अंतर होता है? लागतों में तुलनात्मक या सापेक्ष अंतर। लागतों में अंतर के प्रकार दे रखे हैं कि लागतों में कैसे अंतर होते हैं। लागतों में पूर्ण या निरपेक्ष अंतर कैसे होते हैं? दो देशों के बीच लागतों में निरपेक्ष अंतर तब होता है जब उनमें से एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की अपेक्षा से काफ़ी कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। मतलब एक देश दूसरी वस्तु को उस देश से बहुत कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए हम ये देखेंगे, उदाहरण भी दे रखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान का उदाहरण दे रखा है। भारत कपास को 20 श्रम की इकाइयों से दे रखी है ना, लागतों में निरपेक्ष अंतर प्रति इकाई उत्पादन श्रम की इकाइयों 20 श्रम की इकाइयों से उत्पन्न करता है और जूट को वह 10 से। पाकिस्तान कपास को 10 और जूट को 20। तो क्या होगा?
ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है कि भारत को कपास को बनाने में 20 इकाई श्रम की लगेगी और जूट को बनाने में 10 की। पाकिस्तान को कपास की 10 इकाई लगेगी कपास को बनाने में और जूट की 20 इकाई लगेगी। इसमें जैसे देख रखा है कि भारत 1 इकाई कपास की और 1 इकाई जूट को बनाने में 30 श्रमिक लग जाएंगे, 20 और 10 30। 1 इकाई कपास की और 1 इकाई जूट की बनाने में 30 लग जाएंगे, 10 और 20 30। और 2 इकाई कपास की 2 इकाई जूट की बनाएंगे तो 60 श्रमिक लग जाएंगे। पर लेकिन अगर हम विशिष्टीकरण कर ले, यानी सिर्फ ऐसे कर ले कि भारत तो सिर्फ जूट ही बनाए और कपास सिर्फ पाकिस्तान ही बनाए, ठीक है, वो एक दूसरे से अदला बदला कर लेंगे फिर, तो उससे क्या होगा, देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम इससे 2 इकाई ये पाकिस्तान कपास की बनाएगा तो 20 श्रमिक ही लगेंगे सिर्फ, और भारत 2 इकाई जूट की बनाएगा तो 20 श्रमिक लगेंगे, तो क्या होगा 40 श्रमिक टोटल आएंगे और इसमें 60 रॉयल थे, यानी 20 श्रमिकों का फायदा हुआ। तो इनसे विशिष्टीकरण कर लेंगे ये, और जूट का मतलब ये ऐसे करेगी कि भारत तो पाकिस्तान से कपास ले लेगा और पाकिस्तान भारत से जूट ले लेगा, तो ये मतलब बदला कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने रेखा चित्र भी दर्शा रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर ये रहा लागतों में समान अंतर, ये तो हमने पहले देखा था, लागतों में निरपेक्ष अंतर देखा था ना, मूल या निरपेक्ष अंतर। अब आ गया हमारा लागतों में समान अंतर, ठीक है। लागतों में समान अंतर, 2 देशों के बीच लागतों में समान अंतर तब होता है जब दोनों देशों में वस्तु के उत्पादन लागत का अनुपात समान होता है, यानी जब उत्पादन लागत का अनुपात दोनों में समान हो तब लागतों में समान अंतर होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण से आप समझेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से। भारत और पाकिस्तान, ये देख सकते हैं आप, भारत में कपास को बनाने के लिए 100 इकाई श्रमों की आवश्यकता है और जूट को 50 और पाकिस्तान को कपास बनाने में 80 और जूट बनाने में 40। तो आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि जो पाकिस्तान है फिर भी भारत से ये सस्ते दर पर बना सकता है, क्योंकि देखिए कपास भारत तो इसे 100 इकाइयों से बना रहा है, पाकिस्तान इसे 80 से ही बना ले रहा है। और देखिए जूट को भी 50 श्रमिक लग रहे हैं जूट को बनाने में, ये केवल 40 से ही बना पा रहा है। तो पाकिस्तान भारत से इस उत्पादन में इन्होंने श्रेष्ठ दिखाया है, ठीक है। तो यानी लागतों में इनका समान अंतर है। अगर हम देखेंगे अनुपात में तो हमारा अनुपात समान ही आएगा। कैसे आएगा समान, देखिए अगर आप इन्हें ऊपर नीचे रख के देखेंगे 100 50 है ना, लागतों में समान ही अंतर है, 50 100 यानी आधे का अंतर है, 40 80 आधे का अंतर है, यानी इसका अनुपात क्या होगा 2:1। समान अनुपात ही तो है इनका, देखिए 50 से कम 50 50 दूनी 100, तो 2:1 यही तो आएगा इसमें। 40 से कम 40 40 दूनी 80 2:1, यही तो अनुपात आएगा इनका, 2:1 ही तो आएगा करके। तो अनुपात दोनों का सेम ही रहेगा। तो जिन दोनों का मतलब अनुपात सेम रहता है, लागतों में अनुपात सेम रहता है, उन्हें लागतों में समान अंतर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें दे रखा है लागतों में समान अंतर होने की दशा में किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी दिशा में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण से किसी भी देश को लाभ नहीं होगा। तो ऐसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होगा, पूर्ण या निरपेक्ष लागत के अंतर्गत। अब हमारी आ जाती है लागतों में तुलनात्मक अंतर, ठीक है। जब एक देश में दोनों ही वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है, मतलब दोनों ही वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है, किंतु दोनों में से एक को वह दूसरे की अपेक्षा अधिक सस्ते पर उत्पादन कर सकता है, तो इस प्रकार दूसरे देश दोनों ही वस्तु को अधिक लागत में उत्पादित करता है। इसमें हम उदाहरण से देखेंगे हम उसे अच्छी तरह से। यह है भारत और पाकिस्तान ठीक है, देख सकते हैं ये भारत है, ये पाकिस्तान है। भारत देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर से इन दोनों वस्तु को कम लागत पर उत्पादन कर पा रहा है और पाकिस्तान दोनों को वस्तुओं को इससे अधिक लागत पर उत्पादन पा रहा है। तो हमने जैसे डेविड रिकार्डो ने शुरुआत में पहला ही उदाहरण से हमें समझाया था कि ए व्यक्ति दोनों ही कामों में श्रेष्ठ है, जूते और मोजे बनाने में, पर लेकिन वो बी से जूते बनाने में
अधिक श्रेष्ठ है और मोजे बनाने में कम है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि भाई मोजे तो बी व्यक्ति बना ले और ए व्यक्ति जूते ही बनाए, तो ऐसा ही इसमें होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है जैसो देख सकते हैं आप, इसमें केवल 80 ही लग रहे हैं श्रमिक, इसमें 90 लग रहे हैं। तो यानी कपास बनाने में भारत ज़्यादा श्रेष्ठ है। भारत वैसे दोनों ही उत्पादन करने में अधिक श्रेष्ठ है पाकिस्तान से, पर लेकिन वो कपास बनाने में अधिक श्रेष्ठ है। तो ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान कपास बनाए और जो भारत है वो कपास का उत्पादन करे और पाकिस्तान जूट का उत्पादन करे, ये दोनों के लिए बेहतर होगा। तो भारत तो सिर्फ कपास का उत्पादन करेगा और पाकिस्तान जूट को, ये आपस में अदला बदला कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें दे रखा है, ऐसा ही देख लेंगे, बस इसमें पूरा से डिस्क्राइब कर रखा है, खुद देख लेना है। तो समझाया ना, आपको दिया है। सिद्धांत की मान्यता दे रखी है, केवल इसमें 2 ही देश बनाए गए हैं, 2 ही वस्तु ले गई है और श्रम की वास्तविक लागत का आधार है। श्रम एक रूप है, दोनों ही देशों में वस्तु विनिमय प्रथा लागू है, परिवहन लागतें नहीं है, अर्थव्यवस्था की प्राकृतिक स्थिति स्थैतिक है और दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है और उत्पादन में स्थिर प्रतिफल का नियम लागू है। और देख लेंगे आप, दोनों ही देश में उत्पत्ति के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। ये सारी इसकी मान्यताएं कर लेना, सही करने की जरूरत नहीं, जो भी आपको अच्छी लगे वे याद कर लेना 5-6। ये आगे और दे रखी है ना, दोनों देशों की रुचियां समान है, प्रौद्योगिकी ज्ञान अपरिवर्तित है, ये इसकी मान्यताएं दे रखी है। फिर उन्होंने आलोचनाएं दे रखी है, ये आपको अच्छे से करना है। ये भी इसके डेविड रिकार्डो के 2 लगान का सिद्धांत और तुलनात्मक लगान, ये दोनों आपको अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। सिद्धांत की आलोचनाएं, मूल्य के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण है, श्रमिकों के समरूप संभव नहीं है कि श्रमिक समरूप नहीं होते हैं यार। मान लीजिए भारत की श्रमिक अति कुशल है, पाकिस्तान की कम है, तो मतलब श्रमिक के अलग अलग होते हैं, समरूप तो नहीं पा जाती। तो उत्पादन क्षमता नियम की मान्यता भी है। परिवहन व्याख्या उन्होंने अवहेलना की है, जैसा कि ऐसा नहीं हो सकता, 2 से या 2 से अधिक देशों पर लागू नहीं होती, ये उसकी वो है, क्या कहते हैं, आलोचना है। पूरा देख लेना, आलोचना ऐसा ही है, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, ये रहा पूरा, अच्छे से देखेंगे आप इसे। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है डेविड रिकार्डो का। इसमें ये इसके शॉर्ट और दे रखे हैं, ये और देख लेना आप इसे। ठीक है, ये देख लेना आप बस इसे। ठीक है, ये रहे आपके वेरी शॉर्ट, और यहाँ पर आपका डेविड रिकार्डो ये कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इसका लास्ट चैप्टर है टीआर मालथस 5th यूनिट का, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। डेविड रिकार्डो बहुत हो गई है ये लंबी वीडियो, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे टीआर मालथस। तब तक के लिए बाय बाय।